हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस बाय नेक्सा क्लासेज। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट। पहले दो पार्ट हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो अभी जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम इस थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। और आने वाले पार्ट्स के अंदर हम अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेज के, वो कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाकी टॉपिक्स इस चैप्टर के। तो हमने पहले जो वीडियो थी सेकंड पार्ट, उसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन की थी। अभी कुछ और रिएक्शंस हमारे सामने बचती हैं, तो वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास जो आती है वो आती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके। अब रिडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों के दोनों इकट्ठे चलते हैं, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे नाम से भी देख लो, रिडॉक्स को हम कैसे लिखते हैं? RED, रेड प्लस ऑक्स, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। RED का मतलब क्या है हमारा? रिडक्शन, और OX का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब दोनों का इकट्ठा हमारा क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गई बात? आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के अंदर देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ZNO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और यहाँ पे क्या है? CO प्लस में Zn। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहा है? अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन माइंड में लेके आओ। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो, कार्बन अकेला है, इस तरफ गए, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन अटैच हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा प्रोसेस के अंदर? ऑक्सीडेशन। तो ये लिख देंगे हम ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है हमारा। उसके बाद बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे देखो, जिंक के पास ऑक्सीजन थी, जिंक ऑक्साइड था, यहां से लेके यहां पे देखो, आप ध्यान दो, यहां पे जिंक के पास ऑक्सीजन अब नहीं है, तो यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ हमारा? रिडक्शन। तो इसको लिख देंगे रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया है। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज होती है। अब सबसे पहले देखो, एजेंट का मतलब क्या होता है। अब LIC एजेंट या फिर किसी और कंपनी में एजेंट, ये चीजें आपने सुनी होंगी। एजेंट क्या करते हैं? किसी भी काम को करने में हेल्प करते हैं, उसको हम एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? वो सब्सटेंस जो हमारी ऑक्सीडेशन में या ऑक्सीडाइजेशन में हेल्प करेंगे, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, या फिर क्या कह सकते हैं, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करते हैं, उनको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है भाई। थर्ड स्टेप देख लेते हैं, थर्ड डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ी देर में, पहले रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, या फिर रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यही बात है हमारी सेकंड डेफिनेशन में, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, द सब्सटेंस विच हेल्प इन रिडक्शन, ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो रिडक्शन में हेल्प करेंगे, उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कह देंगे। तो यहाँ पे मैंने तीन तीन डेफिनेशन बनाई हैं, जो भी आपको इजी लगे वही आप एक डेफिनेशन अपने माइंड में रख सकते हो। अभी बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले हम जो ऊपर हमारा एग्जाम्पल था वो देखो, ZNO प्लस C गिव्स आउट CO प्लस Zn।
यहीं पे बात करेंगे अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की, या फिर ऑक्सीडाइजेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। सबसे पहले देखो मेरे पास क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, वो क्या है, कार्बन। अब देखो कार्बन यहाँ पे अकेला था, कार्बन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी। यहां पे आने के बाद कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गई ना। तो यहां पे कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है। समझ में आ गई बात। उसके बाद बात करेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिड्यूस मतलब कम होना। कम कौन सा हुआ है, रिडक्शन कौन से का हुआ है, ZNO का। अब यहां पे ZNO के पास ऑक्सीजन थी, यहां पे आने के बाद ZN के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो भाई ये सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हो चुका, इसी का हमारा क्या हुआ है, रिडक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब ये होते हैं उल्टे। एजेंट का मतलब हेल्प किसने की है, अब ऑक्सीडेशन में हेल्प किसने की है, ZNO ने तो की है हमारी। देखो ZNO के पास अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। ZNO ने क्या किया है, अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, कार्बन को। तो इसने हमारी क्या की है, ऑक्सीडेशन में हेल्प की है ZNO ने। तो जिसने भी हमारी हेल्प की है ऑक्सीडेशन में, वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो समझ में आ गया, ZNO क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी ने ऑक्सीजन दी है। नेक्स्ट था रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो सब्सटेंस रिडक्शन में हेल्प करता है। अब यहां पे देखो कार्बन था, कार्बन अकेला था, इसने ऑक्सीजन अपने साथ चिपका ली, तो इसी ने तो रिडक्शन करने में हेल्प की है ZNO की। तो रिडक्शन किसने करवाई है, कार्बन ने। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन। समझ में आ गई। एक नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, इक्वेशन दे देते हैं आपको और वहां पे पूछ लेते हैं ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आई होप यहां पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन और हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी एक्जोथर्मिक रिएक्शन की। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी आती है हमारी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्जो का मतलब देखो क्या होता है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एक्जो और एंडो में। एक्जो का मतलब एग्जॉस्ट फैन। देखो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, गैस को बाहर निकालने का काम करता है, मतलब एनर्जी जो होती है हमारे रूम के अंदर उसको बाहर निकालता है। तो यहां पे भी देखो क्या है, द रिएक्शन विच अक्कर विद रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, मतलब बाहर निकलती है, उसको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, एक्जो मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, एग्जॉस्ट फैन, ऐसे याद रखना। और इसकी वजह से हीट एनर्जी बाहर निकलती है, तो रिलीज ऑफ हीट एनर्जी जिस रिएक्शन में होती है उस रिएक्शन को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल मैं बार बार नए नए नहीं ले रहा हूं, वही एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं जो हम प्रीवियस से वीडियोज में यूज करते आए हैं। यहां पे देखो सबसे पहले क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों ऐड हुए, दोनों ऐड होने के बाद क्या बन गया, CO2। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो हीट एनर्जी क्या होगी हमारी, रिलीज होना स्टार्ट कर देगी, बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी हीट एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शन विच अकर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। मतलब वो रिएक्शन जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से चलती हो, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब कैसे, देखो CO2 है, CO2 को हमने ब्रेक कर दिया C+O2 में। पिछली वीडियो में देखा होगा हमने, रिडक्शन रिएक्शन थी, ब्रेक हो जाता है हमारा एक रिएक्टेंट क्या, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। तो वो ब्रेक कैसे होता है, तभी ब्रेक होता है जब हम कोई हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं। अब ये हीट एनर्जी क्या हुई, किसने कंज्यूम कर ली, CO2 ने। अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद ही ये कार्बन और ऑक्सीजन में डिवाइड हुआ है, तो इसी को कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक एसिड और एक बेस दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, वाटर, पानी बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, NaOH है, OH आ गया साथ में, तो ये क्या है हमारा बेस।
अभी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड बेस वाले में कि हम बेस का कैसे पता लगाते हैं और उसका एसिड का कैसे पता लगाते हैं। तो NaOH क्या है, यहाँ पे बेस है, HCl क्या है, हमारा एसिड है। क्या है, HCl एसिड, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन देगा ये, और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन देगा। जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन हो वो बेस होता है, जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन हो वो एसिड होता है। अब इन दोनों की रिएक्शन करवाई हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, NaCl। अब NaCl किसका फॉर्मूला होता है, साल्ट का। तो NaCl क्या है हमारे पास, साल्ट, और H2O क्या है हमारा, वाटर। तो सॉल्ट और वाटर हमारी एसिड और बेस की रिएक्शन से बने हैं, तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। लास्ट रिएक्शन जो बचती है हमारी वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है व्हाइट कलर या फिर अलग अलग कलर के सॉलिड क्रिस्टल्स। वही चीज है यहाँ पे भी, देखो क्या है, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सॉलिड। क्या कहा है उसने, ये एक ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट जो बनता है ना, एक प्रोडक्ट, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सॉलिड, मतलब एक प्रोडक्ट हमारा सॉलिड बनेगा, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी एग्जांपल पे आ जाओ, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यही एग्जांपल लिया था। BaCl2 क्या है, एक्वस फॉर्म में है। CuSO4 कॉपर सल्फेट ये क्या है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। और यहां पे देखो हमारे पास क्या बना, BaSO4, मतलब SO4 जो था वो किसके साथ चला गया हमारा, Ba के साथ, और Cl2 किसके साथ आ गया, कॉपर के साथ। यही तो एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, यही तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे BaSO4 क्या है, सॉलिड, और CuCl2 क्या है, एक्वस। तो एक हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो सॉलिड बना है, तो इसको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर हो चुका होगा। एक्वस सॉल्यूशन के बारे में भी पता होगा। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो हमारा आयंस फॉर्म करता है, जैसे NaCl होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था NaCl कैसे आयन बनाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब भाई ऑक्सीडेशन के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है। हमारे पास जो बुक के अंदर टॉपिक गिवन है वो दो टॉपिक गिवन है, एक तो कोरोजन, एक रेंसिडिटी। इन दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, तो वो देख लेते हैं कहाँ पे और किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कोरोजन की। कोरोजन ऑफ मेटल्स, जो भी मेटल होती है उनके ऊपर जंग लगना क्या कहलाता है, कोरोजन ऑफ मेटल। अभी डेफिनेशन पे आ जाओ एक बार। कोरोजन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे अगर पेपर के अंदर आ जाता है तो, वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट। देखो ध्यान से, वीकनिंग का मतलब होता है कमजोर हो जाना, ऑफ मेटल किसी भी धातु का, किसी भी मेटल या किसी भी धातु का कमजोर हो जाना ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट, वातावरण के कारण, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। अब ये भाई इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है वो चीज अभी देखेंगे। एनवायरमेंटल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर आ जाना, ऑक्सीजन की वजह से हमारी मेटल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे और देखते हैं आगे क्या है। वी ऑब्जर्व दैट मेटल लाइक आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा आर शाइनी व्हेन दे आर न्यू। जो हमारी लोहा होता है, सिल्वर होती है, वो शाइनी होती है, चमकदार होती हैं जब वो नए होते हैं, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन लेयर ऑन आयरन एंड ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर ड्यू टू मॉइस्चर, एयर, एसिड, ऑक्सीजन व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है कि जब आयरन और सिल्वर नए होते हैं तो वो चमकदार होते हैं, बट कुछ टाइम के बाद आयरन के ऊपर रेडिश कलर की लेयर आ जाती है और सिल्वर कलर के ऊपर ब्लैक लेयर आ जाती है। वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू मॉइस्चर, नमी के कारण, एयर, हवा के कारण, एसिड वगैरह के कारण, ऑक्सीजन के कारण, व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, जब उनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की और ग्रीन कलर, ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। समझ में आ गई डेफिनेशन, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेटल्स हमारी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट।
उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे कि हमने देखा है कि आयरन और सिल्वर हैं, वो जो नए होते हैं तब वो थोड़े से शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। अगर उनको कुछ टाइम के लिए हवा में छोड़ दिया जाए तो नमी के कारण, एयर के कारण, एसिड या ऑक्सीजन के कारण उनके ऊपर रेडिश कलर की या फिर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। समझ में आ गई। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। अब सिल्वर का कोई भी बर्तन हो या फिर कोई भी हमारे पास चीज है तो उसके ऊपर हमेशा ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, ब्लैक कलर की लेयर आती है, वही कोरोजन कहलाता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के जो बर्तन होते हैं हमारे तांबे के, उनके ऊपर हरे कलर की लेयर आ जाती है, उसको भी क्या कहेंगे, कोरोजन। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ये भी क्या होगा, हमारा कोरोजन का एग्जाम्पल होगा। समझ में आ गया आपको, अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा कोरोजन क्या है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने कैसे होता है कोरोजन, वो देखो। यहाँ पे 4Fe क्या है, आयरन, ऑक्सीजन आ गया हमारा प्लस में 3O2, प्लस में 2XH2O। 2XH2O का मतलब वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अगर इन तीनों इकट्ठे आ जाते हैं, तीनों आपस में ऐड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, 2Fe2O3 डॉट XH2O। XH2O का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। तो इसको कहते हैं हम रस्ट या फिर रस्टिंग, मतलब जंग लगना। जो भी लोहे के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। ये फॉर्मूला होता है उसका। और इसको हम, इसका केमिकल नेम क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। अब एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए फेरिक ऑक्साइड, तो आपने लिखना है 2Fe2O3 डॉट XH2O। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे दे रखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी लोहे पे जंग लगना क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर काउंट होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरोजन, कि हम कोरोजन से किस तरीके से बच सकते हैं। तो भाई कोरोजन से बचने के तरीके तो आपको काफी सारे पता होंगे, घर के अंदर भी देखा है आपने, बाय पेंटिंग द आर्टिकल्स। अब जो भी लोहे की चीजें होती हैं उनके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से कोरोजन से हमारा जो भी आयरन आर्टिकल होगा वो बच जाएगा। नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग द ग्रीस एंड ऑयल। अब भाई ऑयल या ग्रीस की लेयर लगा दो किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर, तब भी क्या होगा, वो लोहा जंग लगने से बच जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं हो आ पाएगा और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है बाय गैल्वनाइजेशन, अप्लाइंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन एक्सेट्रा। मतलब आयरन, लोहे वगैरह के ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, हम कोरोजन से बच सकते हैं। अब जैसे आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल के हैंडल देखे होंगे, उसके ऊपर क्या होता है, अंदर से लोहा होता है हैंडल के, और ऊपर से गैल्वेनाइजेशन कर दी जाती है हमारी स्टील वगैरह की, जिससे क्या होता है, वो लोहा जो होता है वो कोरोडेड नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बाय एलोइंग द आर्टिकल्स। एलोइंग द आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को इकट्ठा मिला के एक नई मेटल तैयार कर लेना, वो क्या कहलाता है, हमारा कोरोजन से बचाने में हेल्प कहलाता है, और उसी प्रोसेस को हम एलोइंग भी कहते हैं। अब आपने गाड़ियों में भी सुना होगा एलोय व्हील्स, सुनी है, बिल्कुल। तो वो एलोय व्हील्स क्या होती है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स इकट्ठा करके एक मेटल बनाई जाती है, उसको हम एलोइंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एंटीवायरस आपने सुना होगा। एंटीवायरस क्या काम करता है, वायरस को रिमूव करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके भी हम कोरोजन से बच सकते हैं। समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है रेंसिडिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेंसिडिटी होता क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर एक एग्जांपल लेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले रेंसिडिटी की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। व्हेन ए फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट, ध्यान से सुनो क्या कहा है, एक फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, देन देयर इज ए चेंज इन स्मेल, टेस्ट एंड कलर इन फूड आर्टिकल। तो तब उस फूड आर्टिकल के अंदर क्या होता है, स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट बदल जाता है और उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ध्यान से सुनो दोबारा क्या कहा है मैंने,
एक फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट बदल जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अभी एक एग्जांपल देते हैं। मान लिया आप किसी शॉप पे जाते हैं और शॉप पे जाने के बाद आप बोलते हैं कि भाई मुझे सैंडविच चाहिए। ठीक है भाई, शॉपकीपर ने मान लिया अपने पास फ्रीज के अंदर कम से कम 20 सैंडविच रख रखे, आपको एक सैंडविच वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप उस सैंडविच को खा के घर पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, मान लिया 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा से आपका दिल करता है कि भाई मैं सैंडविच खा के आऊं, और वहां पे दुकान पे जाते हैं, फिर वो क्या करता है उन बचे हुए सैंडविच में से आपको दे देता है। अब 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा तो उसके टेस्ट में फर्क आ जाएगा, बट आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि पैसे लग रहे हैं भाई, खाना तो है ही, तो आप खा के आ जाते हो। मान लिया 10 दिन बाद जाते हो और उन्हीं सैंडविच में से कोई आपको वो सैंडविच उठा के दे दे, तो क्या होगा, उसके अंदर स्मेल भी आती मिलेगी, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया होगा, और शायद उसके अंदर से जो भी उसके अंदर हमारे जो फूड पार्टिकल फूड प्रोडक्ट्स भरा हुआ होता है उसका कलर भी चेंज हो रखा होगा। तो उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दुकान पे जाते हैं, नमकीन वगैरह लेते हैं या चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, उनको लाके घर पे थोड़े से खा के और ऐसे ही एयर में छोड़ दो। कुछ टाइम पे के बाद क्या हो जाएगा, उनका टेस्ट बदल जाएगा, मतलब जो उनका क्रिस्पीपना है ना, करारापन, वो खत्म हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे और एग्जांपल ले रखा है मैंने। यहाँ पे क्या है, व्हेन ए चिप्स पैक इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर फॉर सम टाइम देन देयर इज चेंज इन टेस्ट वी कैन फील। मतलब अगर चिप्स के पैकेट को हवा में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, यही कहलाता है हमारा रेंसिडिटी। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन मेथड ऑफ रेंसिडिटी, कि रेंसिडिटी से बचा कैसे जा सकता है। अब भाई ऑक्सीडेशन की वजह से ही रेंसिडिटी होती है, तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। मतलब फैट एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट के अंदर हम क्या ऐड कर दें, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर दें, जो कि ऑक्सीडेशन होने से बचा लेगा उसको। वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिवेंशन मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, पैकेजिंग ऑफ फूड एंड ओ सॉरी नेक्स्ट क्या है, पैकेजिंग ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। जो हमारे फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर अगर हम साथ में नाइट्रोजन गैस फिल कर दें तो तब भी क्या होगा, हमारा रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन मेथड क्या है, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब खाने की चीज़ों को हम फ्रीज के अंदर रख के स्टोर करके भी क्या कर सकते हैं, उनको रेंसिडिटी से बचा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए, ना कि बहुत लंबे टाइम के लिए। नेक्स्ट है स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब फूड प्रोडक्ट्स को एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से उनका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा और जिससे हमारा रेंसिडिटी से हमें बचा पाएंगे अपने खाने को। नेक्स्ट है रैपिंग अप द फूड प्रोडक्ट्स इन पॉलीथीन। खाने के ऊपर पतली सी एक पॉलीथीन की लेयर चढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं, एक रेंसिडिटी से अपने खाने को बचा सकते हैं। अब आपने देखा होगा बर्गर जो होते हैं या फिर सैंडविच जो होते हैं, पतली सी पॉलीथीन की लेयर के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं, जिससे वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो सके। आई होप आपको समझ में आ गए प्रिवेंशन मेथड ऑक्सीडेशन के, उसके कोरोजन के भी और रेंसिडिटी के भी। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।